लास्ट वाला डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। अगर डी नेगेटिव आए तो कुछ करना नहीं है, डी नेगेटिव आए तो कुछ करना नहीं है, छोड़ देना है भाई, तू निकल चल। पहली फुर्सत में निकल। इमेजिनरी रूट्स मतलब नो रियल रूट्स, रूट्स फाइंड ही नहीं करने। मतलब तीसरा नंबर वाला जो है ना वो जैकपॉट। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है और आपको बोलते हैं क्या ये सॉल्व होगा, क्या उसके फैक्टर निकलेंगे, क्या उसके रूट्स निकलेंगे, क्या उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, तो ऐसे ही फैक्टराइज करने मत लगो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने मत लगो। डी को अपना हथियार बनाओ, डी को रिवॉल्वर की तरह यूज करो। कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। डी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा। दे हैव टू इक्वल रूट्स, लेकिन जब टू इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? टू इक्वल रूट्स होते हैं तब उसका मतलब हुआ कि वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि डी जीरो है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अपने आप नहीं समझना है, उसने बोल के दिया है, सिर्फ आपको याद रखना है तीनों कंडीशन में क्या होता है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि रूट्स जो है रूट्स, वो रूट्स कितने मिलेंगे? तो सर दो मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसे हम बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स। मैंने यहां पे लिखा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू धमाका, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए धमाके के बराबर होने वाला है। अच्छा ठीक है, समझ गया है ना? तो एंड तक बने रहिएगा और जितनी भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो टारगेट टू टारगेट होगी, गोल टू गोल होगी। कोई भी ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, जितनी चीज आपको जरूरत है उतनी चीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? फिर से एक बार स्वागत है आपका इंपीरियल टॉपर्स में। आज हम एक नए वीडियो के साथ एक नई शुरुआत करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट वीडियो 4.1 किलर कॉन्सेप्ट और 4.2 फैक्टराइजेशन, ये दो चीज हम लोगों ने खत्म कर दी है ना? कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किए विथ वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, है ना? एक्सरसाइज 4.3 में जाने वाले हैं। मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू धमाका, इजी मेथड इनसाइड। ये पूरा वीडियो आप देखोगे ना एंड तक, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये पूरी की पूरी चीज बहुत अच्छे से कट टू कट क्लियर होने वाली है ना? तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, उन लोगों ने मुझे बता रहे कि सर आप एमसीक्यू सॉल्व करवाओ, एनसीईआरटी आप करवाते हो, सीबीएसई में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम होते हैं, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, उसमें से आप बहुत सारे एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजन, ये सारी चीजें करवाओ आप। मतलब ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पे आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट ये खत्म होने के बाद जब आपके स्कूल की फर्स्ट एग्जाम होगी, उसके पहले ऑलमोस्ट में सारे चैप्टर्स के आपको आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल के सारे एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजंस और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में सीबीएसई वालों ने पूछे हैं, बराबर, और ऐसे एजम्पशन करते हैं कि जो पूछने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका टेंशन मत लो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अभी जो मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा एनसीईआरटी में कवर होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बच्चे एनसीईआरटी को टारगेट नहीं करते और डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने जाते हैं, डायरेक्ट अदर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई एनसीईआरटी में से नहीं पूछते, डायरेक्ट ये करो वो करो। नॉर्मली एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो सकता है। तो मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी पहले क्लियर कर दो, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने ही वाला हूं। आप कोई भी रेफरेंस, अगर आप समझ लो कि कोई चीज सॉल्व करते हो आपको आंसर नहीं मिलते ये वो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे, ऑलरेडी मैंने लिंक में नंबर डाला हुआ है पेज पे, तो उसमें फोटो निकाल के आप मुझे भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, है ना? तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो एनसीईआरटी में कवर नहीं होती है, तो उसका टेंशन मत लो आप। मैं आपको कट टू कट जितने भी अदर रेफरेंस बुक है, जो पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड वालों ने पूछे है, वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, है ना? तो डोंट वरी, मुझ पे भरोसा रखो, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा।
बॉटम से लेके टॉप तक आपको ले जाऊंगा, डोंट वरी। और जितने भी कॉन्सेप्ट है अभी तक एनसीईआरटी में जो मैंने कवर करवाया वो सबसे पहले आप देखो, उसको समझो, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट ऐसे है कि जो एनसीईआरटी के रिलेटेड है ना। जो नई नई चीज आएगी, नए कॉन्सेप्ट आएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज होगी जो एमसीक्यू में आपको नहीं पता चलेगी, बट डिट्टो करवाऊंगा आपको, उसका टेंशन मत लो आप, है ना। चलिए शुरू करते हैं, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3, हमारी लास्ट मेथड डिस्क्रिमिनेंट मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी उसको बोलते हैं। नॉर्मली डिस्क्रिमिनेंट से हम डिसाइड करते हैं। मैंने यहां पे लिखा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू धमाका, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए धमाके के बराबर होने वाला है ना। तो एंड तक बने रहिएगा, और जितनी भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो टारगेट टू टारगेट होगी, गोल टू गोल होगी। कोई भी ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, जितनी चीज आपको जरूरत है उतनी चीज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स, है ना। पूरा टॉपिक आपके लिए नया है, समझ लो कि फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा, तो फैक्टराइजेशन चलो हम पढ़ चुके थे, तो वो उतना नया नहीं लगा। उसको सॉल्व कर रहे थे। 4.1 में हमने इक्वेशन बनाना सीखा, वो भी थोड़ा नया नहीं लगा। 4.2 हमने सॉल्व किया, सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, फैक्टराइजेशन था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, वो भी सीखे थे। लेकिन सर ये चीज हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्या मतलब है नेचर ऑफ रूट्स का? नेचर ऑफ रूट्स किसे बोलते हैं समझना, कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट के ऊपर से ही हम जाएंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या? रूट्स मतलब सॉल्यूशन, आपको पता है। रूट्स मींस सॉल्यूशन, मतलब जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो लास्ट में जाके आपको x के दो आंसर मिलते थे, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -4, कुछ भी व्हाटएवर, तो वो हमारे लिए रूट्स है, वो हमारे लिए सॉल्यूशन है ना। फैक्टराइजेशन में दो मिलते थे। मेथड नहीं सीख रहे हो ना, इक्वेशन तो वही होंगे ना, मेथड चेंज होगी। आप ऐसा सोचोगे कि सर इसमें पूरी की पूरी चीज नहीं आने वाली है, फैक्टराइजेशन में ऐसा था, उसमें ये होने, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्टराइजेशन में भी दो रूट्स मिलते थे, इसमें भी दो रूट्स मिलेंगे। रूट्स मतलब सॉल्यूशन, है ना। लाइक लास्ट में आप सॉल्व करते थे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3, बस सेम चीज यहां पे होने वाली है, सिर्फ मेथड चेंज होगी। चलो, तो ये रूट्स के नेचर कैसे होंगे? नेचर मतलब समझते हो आपका और मेरा नेचर। नेचर मतलब रूट दिखने में कैसे होंगे, उसे बोलेंगे नेचर। मतलब ये जो चीज आप ढूंढ रहे थे अभी तक, समझ लो कि x -2 है, सर x 3 है, ये कैसे मिलेंगे, कैसे दिखेंगे, कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, उसे बोलेंगे नेचर। कहने का मतलब मेरा क्या है कि रूट्स जो है, रूट्स, वो रूट्स कितने मिलेंगे? तो सर दो मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स है, जिसे हम बोलेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हम डिसाइड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से। सबसे पहली बात, 5 मिनट का काम है भाई, 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं, ओनली 5 मिनट्स। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है। अभी नेचर कैसे डिसाइड करते हैं कि वो रूट्स कैसे मिलेंगे? वो नेचर हम डिसाइड करते हैं इसके ऊपर से, ये वाले भाई साहब के ऊपर से डिसाइड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। ध्यान रखना क्या लिखा है सर ने, b² - 4ac। अभी आप मुझे बताओ, ये b, ये a, ये c, ये सारी चीजें कहां से लाओगे? पता है आपको, फॉर्मूला में से लाओगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको देने ही वाले हैं ना, जैसे कि 3x² - 4x + 2 = 0। थोड़े टाइम के लिए समझ लो कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको a, b और c लिखना कैसे आपको पता है। x² का कोएफिशिएंट होता है जिसको बोलते हैं a, x का कोएफिशिएंट होता है जिसको बोलते हैं b, और इसको बोलते हैं c। ये हो गया a b c, जो इक्वेशन में से उठाएंगे और यहां पे डालेंगे।
ये ए बी सी हम इक्वेशन में से उठाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला में, डी वाले फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? सर नेचर ऑफ रूट्स, ये हम डिसाइड करेंगे कि उसके रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फैक्टराइजेशन में क्या था, आप सॉल्व करते थे, सिर्फ डिफरेंस समझना और कुछ नहीं, सॉल्व करते थे, लास्ट में जाके दो ऐसे मिलते ही थे, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3, दो सॉल्यूशन मिलते ही थे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट में भी मिलेंगे, ये मेथड में भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं मिलेंगे। मेथड अलग ढूंढ रहे हो, काम तो वही करना है। जैसे चैप्टर नंबर 3 याद करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो इक्वेशन दिए होते थे, वो दो इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, आंसर तो वही आता था ना। मेथड बदलने से उसका आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो सेम काम यही करना है, अगर कोई भी आप इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या उसे सॉल्व करो, आंसर तो आने ही वाला है ना। चलो डन, क्लियर। आगे जाते हैं एक स्टेप। अभी नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड होते हैं, देखो क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है मैंने, नेचर ऑफ रूट्स बेस्ड ऑन अ डिस्क्रिमिनेंट, कि नेचर ऑफ रूट जो मेरा होगा वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड होगा। डिस्क्रिमिनेंट का तो मैंने आपका फॉर्मूला दिखाया कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब आप कैलकुलेशन करोगे, आप अभी बोला a b और c कहां से उठाओगे? सर इक्वेशन में से उठाएंगे। कहां पे पुट करोगे? d में पुट करोगे। क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। आंसर जो आपको मिलेगा वो तीन फॉर्म में मिलेगा, तीन तरीके से। एक तरीका ये है कि d आपका ग्रेटर देन 0 आए, एक कंडीशन ये है और ये कंडीशन ये है, मतलब टोटल 4 नहीं है, 3 ही है, 3 कंडीशन ही है। ये दोनों को मैंने अलग लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं है, बाकी ये दोनों साथ में ही है, ये दोनों साथ में ही है। मतलब आप 3 कंडीशन ही समझो, 2 मत समझो। चलो अभी समझ लो कि कोई भी इक्वेशन है आपके सामने, वो इक्वेशन में से आपने a उठाया, b उठाया, c उठाया, ओके। फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला में पुट किया, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके आपने d का आंसर फाइंड किया। तो d का आंसर जो है वो 3 फॉर्म में होता है, या d का आंसर पॉजिटिव आए, या सर d 0 आए, या d नेगेटिव आए। मतलब d कौन कौन हो सकता है, d का आंसर क्या क्या आ सकता है? तो सिंपल सी बात है सर, या पॉजिटिव आएगा, या नेगेटिव आएगा, या 0 आएगा। इससे अलावा कोई आंसर हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है ना। तो बस ये 3 चीज, तीनों की कंडीशन, बात खत्म, फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। चलो अभी अगर आपका d ग्रेटर देन 0 मिले, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 मिले, ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी मिले, तो आपके रूट्स क्या मिलेंगे? रियल, अनइक्वल, रेशनल रूट्स। यहां पे क्या लिखा है? रियल, अनइक्वल, इररेशनल रूट्स। मतलब अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूं, तो मेरे रूट्स क्या मिलेंगे, मतलब सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे? तो मेरे सॉल्यूशंस मुझे रियल मिल सकते हैं, अनइक्वल मिल सकते हैं, और रैशनल मिलेंगे या इररेशनल मिलेंगे। इसलिए उसने, देखो ये दोनों वर्ड तो सेम ही है ना, रियल, अनइक्वल, है ना। अनइक्वल की जगह आप डिस्टिंक्ट वर्ब भी यूज कर सकते हो, अनइक्वल की जगह आप डिस्टिंक्ट वर्ब भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट। मतलब दोनों रियल नंबर्स हो सकते हैं, दोनों अलग अलग होंगे, वो फिक्स है, दोनों सेम नहीं होंगे। मतलब अगर x का आंसर 2 आएगा तो दूसरा x 2 कभी नहीं आएगा, 2 के अलावा कोई और नंबर ही आएगा, दैट्स कॉल्ड अनइक्वल। सिर्फ उसने 2 सेंटेंस में अलग क्यों किया? एक में क्या लिखा है? रेशनल, एक में क्या लिखा है? इररेशनल। यार क्या फर्क पड़ता है, रेशनल हो या इररेशनल, मुझे तो मेरे रूट से मतलब है ना। तो पहली कंडीशन, अगर d 0 से बड़ा है, किसे बड़ा है? 0 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? रियल नंबर्स हो सकता है, दोनों अनइक्वल होंगे, और रेशनल या इररेशनल होंगे। चलो नेक्स्ट, सम क्वेश्चंस क्लियर होंगे ना, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, डोंट वरी। चलो सबसे पहले सेकंड वाला पार्ट, d 0 होगा। अगर d 0 होगा तो आपको सॉल्यूशंस, रूट्स क्या मिलेंगे?
रियल नंबर्स मिलेंगे और इक्वल रूट्स मिलेंगे। यहां पे देखो अनइक्वल था, यहां पे इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब अगर x -2 होगा ना तो दूसरे में भी x -2 ही होगा, दैट्स कॉल्ड इक्वल रूट्स। अगर x -4 आएगा ना तो दूसरा भी x -4 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? अनइक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। आगे जाते हैं, d इज इक्वल टू 0, रियल नंबर्स और दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे। लास्ट वाला d लेस देन 0, अगर d नेगेटिव आए तो कुछ करना नहीं है, छोड़ देना है भाई, तू निकल चल। इमेजिनरी रूट्स मतलब नो रियल रूट्स फाइंड ही नहीं करने हैं। मतलब तीसरा नंबर वाला जो है ना वो जैकपॉट है, लास्ट वाला है ना वो जैकपॉट है हमारे लिए। अगर डी लेस देन आए तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना। d लेस देन 0, सो द गिवन इक्वेशन हैज द नो रियल रूट्स एग्जिट्स। बात खत्म। कोई रूल्स उसके एग्जिट्स ही नहीं है। इमेजिनरी रूट्स मिल सकते हैं उसके, लेकिन इमेजिनरी रूट्स आपको अभी नहीं पढ़ना है। जब आप स्टैंडर्ड 11 साइंस में जाओगे ना तब आपके इमेजिनरी रूट्स पढ़ने हैं, वो आएगा। जब आएगा तब आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना। इमेजिनरी रूट्स मतलब आप रियल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के ऊपर भी जो नंबर्स को आप इमेजिन कर सकते हो वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी रूट्स। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि हमें वो सीखना नहीं है, लेकिन रूट्स होते हैं। फिर आप ऐसा बोलोगे 11th में जाके सीखो कि भाई हम 10th में पढ़े तो सर ने तो मना कर दिया था कि रूट्स नहीं मिलते जब लेस देन 0 हो। तो ये अभी लेस देन 0 में रूट्स कहां से मिलने लगे? इमेजिनरी नंबर्स में मिलते, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स हम 10th तक नहीं पढ़ते हैं। नो रियल रूट्स एग्जिट्स, है ना, कोई रूट्स मिलता नहीं है। तो मतलब हम 3 कंडीशन सीखे। कितनी कंडीशन सीखे? 3। पहले तो d ग्रेटर देन 0, फिर d इज इक्वल टू 0, फिर d लेस देन 0, है ना। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल अनइक्वल, रैशनल या इररेशनल नंबर्स मिलेंगे। कब? जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब। जब d इज इक्वल टू 0 होगा तब रियल इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब दोनों सेम ही होंगे। यहां पे दोनों में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग आएगा। फॉर्मूला आता है तब दिखाता हुआ, चिंता मत करो कि सर ये क्या बोलते ही जा रहे हो, कुछ समझ में आया ऐसा बोलो ना। यहां पे दोनों x सेम ही होंगे, बोथ x आर सेम, मतलब एक ही फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। खत्म, बात खत्म। क्लियर? डन। चलो अभी रूट्स कैसे फाइंड करते? तो पहले 2 कंडीशन में रूट्स फाइंड करते हैं। चलो फॉर्मूला दिखा देता हूं कैसे यूज करना है। चलो, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब 2 रूट्स मिलते हैं, एक मिलता है अल्फा, एक मिलता है गैमा। चलो अल्फा बीटा नहीं, x लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। x क्योंकि हमें x की हैबिट है इसलिए x लेते हैं, डोंट वरी। चलो, when d greater than is equal to 0, x मिलेगा -b प्लस √d अपॉन 2a और दूसरा x मिलेगा -b माइनस √d अपॉन 2a। ओ भाई साहब, ये क्या लिख दिया आपने? फॉर्मूला लिखा है। चलो अभी समझाता हुआ, समझना ध्यान से। दोनों देखो दिखने में एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। आप उसको एक को अल्फा एक को बीटा भी बोल सकते हैं और इन दोनों को साथ में भी लिख सकते हैं लाइक दिस, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस और माइनस √d अपॉन 2a। आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आपको करना है। दोनों को अलग अलग करना है तो अलग अलग करो, साथ में करना है साथ में करो। देखो ये मैंने मिक्स करके लिख दिया, -b, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, यहां पे मैंने लिख दिया प्लस और माइनस। यहां पे भी √d है, यहां पे भी √d है, मैंने लिख दिया √d अपॉन 2a। अभी सर वैल्यू कहां से उठानी है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको पता है डी तो आप फाइंड करने ही वाले हो, क्योंकि डी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। डिस्क्रिमिनेंट तो आपको डिसाइड करके देगा कि आपके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। डी के बिना क्या करोगे आप? विदाउट डी कुछ पॉसिबल ही नहीं है। चलो तो डी तो फाइंड ही करना है। बी और ए कहां से उठाओगे? इक्वेशन में से उठाओगे। कहां से उठाओगे? इक्वेशन में से, लाइक दिस 5x² - 2x + 4 = 0, यहां से उठाओगे। तो जब d = 0 आए तब ये काम करना है, ये काम करना है। अगर d = 0 आए, अगर d = 0 आए, सुनना हाँ, तो अल्फा और बीटा दोनों सेम ही होगा। मैंने दोनों के नाम दे दिया जो आप पॉलिनोमियल्स में देते थे उसके जैसा। अल्फा बीटा -b/2a, एक ही फॉर्मूला आएगा ना इसमें। तो d = 0 में तो एक ही फॉर्मूला आएगा। क्यों? मैंने क्या बोला? बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल, बोला ना। तो अल्फा और बीटा सेम ही होगा, तो इसका फॉर्मूला तो भाई एक ही बनेगा ना, -b/2a। तो b और a उठाओगे कहां से? सर इक्वेशन में से उठाएंगे। और कहां से उठाएंगे? क्लियर? डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, d < 0। कुछ नहीं करना है। जब आपको मिले d नेगेटिव है, छोड़ देना है। d < 0, so the given quadratic equation has no real roots। खत्म, खत्म। एमसीक्यू में पूछते हैं d < 0, मैक्सिमम टाइम्स एमसीक्यू में पूछते हैं। क्यों पता है? d > 0 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सम में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के उसको क्वेश्चन पूछना है, सीबीएसई वालों को 2-3 में पूछना है, तो वो d > 0 पूछेगा या d = 0 पूछेगा। वो d < 0 नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि डी फाइंड करने के बाद लेस देन अगर होगा तो उसमें सम करना ही नहीं है, उस सम को छोड़ देना है, सिर्फ इतना लिख के द गिवन इक्वेशन हैज द नो रियल रूट्स। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? कंडीशंस 3 कंडीशन है, 2-3 सम होंगे ना, सबके एक एक हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली माइंड में क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Exercise 4.3, find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exists, find them। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले समझो। उसने क्या बोल दिया है? रूट्स फाइंड करो, ऐसा तो बोल दिया, लेकिन लास्ट में है ना क्लेरिफिकेशन भी किया है। इफ द रियल रूट्स एग्जिट, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करना है, तो फाइंड देम। तो मैंने बोला अगर d > 0 होगा तो सर सम करना है, d = 0 होगा तो भी सम करना है, लेकिन d < 0 होगा तो सम नहीं करना है, छोड़ देना है ना। बस सिंपल सी बात। इसीलिए उसने स्पेसिफिकेशन किया है ना कि इफ दैट अवेलेबल देन फाइंड इट, अदरवाइज तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते। चलो लेट्स स्टार्ट 2-3 सम चलेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहले ये इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। चलो a उठाओ, सर 2 हो जाएगा, b उठाओ -3 हो जाएगा, और सर c उठाओ 5 हो जाएगा। हो गया? ओके हो गया। चलो न चलो अभी सबसे पहला काम मेरा क्या है? d फाइंड करना, क्योंकि मेरे तीनों के तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन आएगी उसका आंसर मुझे डी देगा, क्योंकि डी के ऊपर सारी चीज डिपेंडेबल है। एबीसी इक्वेशन में से उठाना है। चलो डी को उठाओ, लिखो b² - 4ac। चलो बी को लिखो -3 का स्क्वायर -4, ए को लिख दो 2, सी को लिख दो 5। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 2 × 8, 5 × 40, 4 2 × 8 है ना, 8 5 × 40, 9 में से 40 जाएगा तो -31 बचेगा। पॉजिटिव तो आया नहीं, नेगेटिव आया, मतलब लास्ट वाली कंडीशन आई, थर्ड नंबर की कंडीशन मेरी क्या कह रही है? देखो थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं।
इफ d लेस देन 0 देयर आर द नो रियल रूट्स। रियल रूट्स एग्जिट्स ही नहीं करते। इमेजिनरी का स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं करना है भाई, वो सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा था, आपको बताने के लिए कि आगे जाके आप पढ़ोगे। मतलब इमेजिनरी रूट्स को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से निकाल ही देना। चलिए, डी सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस कंपलसरी लिखना है। रूट्स मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो क्यों नहीं मिलते, वो लिखना जरूरी है। डी लेस देन 0, सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, given quadratic equation has no real roots exists. This is compulsory. d लेस देन 0 है, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है उसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट करते नहीं है। हैज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर 2 मार्क्स में पूछ ले तो अच्छी बात है, नहीं पूछे तो एमसीक्यू तो है ही अपने पास। चलिए आगे जाते नेक्स्ट। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। पहले इक्वेशन को थोड़ा फिर से लिख देता हूं, वो रूट प्रिंट नहीं हुआ है आई थिंक सो। -4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो लिख दिया क्वेश्चन। अभी एबीसी लिखवाओ मुझे। आपको पता है एबीसी कैसे लिखना है सर। ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा -4 रूट 3 और सी हो जाएगा 4। लो क्लियर हो गया, एबीसी हो गया। अभी क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac। बी मेरा हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, ए मतलब 3 और सी मतलब हो जाएगा 4। चलो ये देखना, -4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 16 इंटू 3 48, -4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 48 हो जाएगा 0। ओहो देखो, एक और कंडीशन पढ़ने के लिए, समझ में आने के लिए आ गई तैयार। डी इज इक्वल टू 0 आया, नई कंडीशन आई। यस सर, चलो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। इसके तो रूट्स मिलने वाले हैं तो फाइंड भी करने पड़ेंगे। चलो पहले सेंटेंस लिखना, डी इज इक्वल टू 0। नहीं, डी इज इक्वल टू 0, therefore given quadratic equation has two equal and real roots exists. That's compulsory. D इज इक्वल टू 0 है, इसलिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों कैसे मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ओके सर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अल्फा बीटा फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया। अल्फा बीटा, हाँ दोनों सेम ही है। अल्फा और बीटा को कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ना। एक सॉल्यूशन का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। ओके, जैसे सेकंड चैप्टर में करते थे। अल्फा बीटा -b/2a, -b/2a। चलो माइनस वैसे का वैसा, b को उठाओ यहां से, तो -4 रूट 3 अपॉन 2a। 2 वैसे का वैसा फॉर्मूला है ये, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, गिवन है, एक्सेप्ट करना है, यूज करना है, इंप्लीमेंट करके खत्म करना है। into 3। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, सॉरी 2 इंटू 3।
4√3/2 इंटू 3। चलो कटेशन करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। तो देखो √3 ये 3 से कटेगा, लेकिन फिर से रेशनलाइज करोगे तो वैसे का वैसा होगा, इसलिए कुछ काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2√3/3 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको काटना है तो देखो आगे आप 2√3 को क्या लिख सकते हैं, 3√3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो ये कटेगा, तो 2/√3 जो लिखना है। रेशनलाइजेशन करोगे तो वापस यही मिल जाएगा। तो आप यहां तक रखो तो भी चलेगा, अगर इसको तोड़ के आगे कट करना है तो भी चलेगा, चॉइस योर्स, दैट्स नॉट अ बिग थिंग, ओके, बड़ी बात नहीं है। चलिए, दो कंडीशन समझ में आई। पहली कंडीशन लेस देन 0 जहां पे नहीं मिलता है, दूसरी कंडीशन इज इक्वल टू 0 जहां पे मिलता है, इक्वल मिलते हैं। देखो उसने, है ना, समझ लो कि ये सेंटेंस जो था, ये जो मैंने आपको समझाया ये वाला, इसमें ये सारे वर्ड उन लोगों ने क्यों यूज किए हैं, कि ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, ये सारे वर्ड्स आपको दिखाता हूं मैं, सुनना ध्यान से। ओहो, ये तो पूरा चला गया। कौन से वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स। रैशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स, है ना, ये वर्ड्स का मतलब क्यों है, क्योंकि आपने जो वो सॉल्यूशन फाइंड किया ना, वो सॉल्यूशन देखो आप, वो सॉल्यूशन देखो आप, वो सॉल्यूशन के आंसर रूट में आए। देखो देखो ये 2/√3 आया ना, तो आंसर उसके रूट में आए और कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने दो वर्ड यूज किया, रेशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। क्लियर, क्लियर, ओके। लास्ट एक और क्वेश्चन नंबर 3। चलो 2x² - 6x + 3, अभी इसकी बारी लेते हैं, जैसे किया वैसे आगे बढ़ते हैं। चलो पहले मुझे लिखवाओ, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -6 और सर c हो जाएगा 3। डन। चलो d हो जाएगा मेरा b² - 4ac, तो -6 का स्क्वायर -4, a हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 3। 6 -6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 8 3 जा 24। क्लियर। चलो 36 में से 23 जाएगा, हो जाएगा 12, मुझे मिल जाएगा D12 मिलेगा, D12 मिलेगा। सेंटेंस लिखोगे ग्रेटर देन वाला होगा, फर्स्ट कंडीशन आएगी, पहले लेस देन वाला आया, फिर इज इक्वल टू वाला आया, अभी ग्रेटर देन वाला। चलिए चलिए, कंडीशन क्या होगी, D greater than 0, therefore given quadratic equation has two real and distinct roots exit। डिस्ट्रिक्ट की जगह डिफरेंट भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलो डी क्या लिखा मैंने, 12, किसके ऊपर से आया, फॉर्मूला के ऊपर से। एबीसी कहां से लिखे, क्वेश्चन में से। जाए आगे, कितने मिलने वाले हैं, दो को अलग अलग सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर आपको कंडीशन भी दिखा देता हूं कि ऐसे करोगे तो भी चलेगा, बराबर है। एक हो जाएगा अल्फा -b + √d/2a, और मेरा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा बीटा -b -√d/2a, एक ऐसा भी हो जाएगा। सेम ही है, एक प्लस माइनस का डिफरेंट है, वो मैंने पहले क्लियर कर दिया आपसे। चलो अभी वैल्यू उठाओ 1 by 1 और पुट करो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, d greater than 0 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल 3, ये तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो d greater than 0 वाला कॉन्सेप्ट जरूरी है। क्यों, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन होता है। बाकी आप देखो लेस देन में क्या देखा, एक सेंटेंस में खत्म हो गया, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कम है। इज इक्वल टू में क्या हुआ, नॉर्मल कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि एक में ही दोनों चीज फाइंड हो गई, एक ही फॉर्मूला से। यहां भी एक ही फॉर्मूला से ही फाइंड हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूला देखने में आपको ऐसा लगेगा ओहो यहां पे पुट करना है,
देख के ऐसा लगता है, लेकिन कुछ है नहीं, पूरा खोखला है अंदर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से, कहां पे अटकना है, कहां तक जाना है, कहां तक जाओगे तो चलेगा, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। चलो पहले माइनस तो वैसे का वैसा, b कितना है -6, देखना गलती मत करना, ये b का माइनस है -6, और ये आगे वाला माइनस फॉर्मूला का माइनस है, प्लस करके रूट डी 12 अपॉन में 2, ब्रैकेट में a कितना है 2 है। हो गया, हो गया। अभी सिंप्लीफिकेशन कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस रूट 12 अपॉन हो जाएगा 2 टू 4। देखो ये 12 को अगर हम तोड़ सकते हैं, अगर रूट में कोई वैल्यू ऐसी है कि वो वैल्यू टूट के कुछ उसमें से बाहर आ सकता है, तो कंपलसरी वो प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो ऐसे का वैसा। अगर समझ लो कि प्राइम नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन कोई कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर टूट के उसमें से कोई वैल्यू ऐसी है कि जो टोपी से बाहर आ सकती है, उसका स्क्वायर रूट निकाल सकता है, तो निकालना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज चलेगा ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन हो रही है आगे। देखो 6 प्लस 4 3 टूट के हो जाएगा, देखो अंडर रूट 12 टूट के हो जाएगा 4 3 4 बाहर आ जाएगा, बन जाएगा 2, हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन में हो जाएगा 4। चलो ऊपर से 2 कॉमन निकालो, 3 प्लस रूट 2 है ना, 2 3 6 और 2 बाहर आ गया, अपॉन में हो जाएगा 4, 2 2 4, आंसर विल बी 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 2। कैलकुलेशन समझ में आई कि फिर से समझाओ? कैलकुलेशन में गलती मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, इसलिए गलती मत करना क्योंकि एक प्लस माइनस या समझ लो कि कॉमन निकालना या कटेशन करना, कोई भी एक गलती आपका पूरा का पूरा सम रॉन्ग कर सकती है। चलिए अभी इसकी बारी, अभी जब ये सॉल्व करो ना, तब ये डिट्टो छापना है, डिट्टो छाप, वही है ना, वही डिजिट है, वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है, यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, तो कहां पे जाके अटकना है वो देखना। समझ लो कि -6 ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके जैसा ही है बराबर, प्लस का हो गया -√12 अपॉन में हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2, सेम प्रोसेस, यस सर। चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस वैसे का वैसा, -√12 अपॉन में 4, सिर्फ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। चलिए आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, 6 प्लस ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में 4, 4 3 12, सेम उसके जैसा ही, सॉरी माइनस है, माइनस है, माइनस है, गलती हो जाती अभी, गलती हो जाती अभी मेरे से, लेकिन है माइनस यहां पे। चलो 2 कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3 माइनस, गलती से मैंने यहां पे 3 है, देखो 4 3 12 है, तो यहां पे 3 आएगा ना, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 3 आएगा, 3 प्लस √3 अपॉन में 2 होगा ना, है ना, तभी मैं सोचूं कि यहां पे √2 और एक में √3 क्यों आ रहा है, मतलब 3 प्लस √3 अपॉन में 2 होगा ना। ओके, यहां पे हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में 2, सॉरी अपॉन में 4, हो जाएगा 2 2 4, आंसर विल बी 3 माइनस √3 अपॉन में 2, दैट्स क्लियर। एक ही डिफरेंट आया, क्या डिफरेंट आया, यहां पे प्लस आया, यहां पे माइनस आया, तो आप दोनों को साथ में मिलके एक ही फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी अभी मैंने आपको ये लास्ट में समझाया था उसके जैसा, ये वाले में, कि आप ये प्लस और माइनस दोनों साथ में लेके भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, कि -b प्लस और माइनस √d अपॉन में 2a, लाइक दिस, एक में ही दोनों कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर राइट, दोनों से राइट। चलिए खत्म हो गया, क्लियर। क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, के आपको फाइंड करना है, के आपको फाइंड करना है, इक्वेशन में के नया आया है, नॉर्मली के नहीं था,
लेकिन दिख तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही लग रहा है ना। देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 लग तो उसके जैसा ही रहा है, अलग तो नहीं लग रहा है। सिर्फ एक नई चीज ऐड हो गई k। उसका मतलब क्या है वो आपको दिखाता हूं, डोंट वरी, वो मेरे पे छोड़ दो आप। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले बोल दिया है, पहले k फाइंड करो भाई, बाकी सब छोड़ दो, पहले k मुझे चाहिए, क्योंकि वेरिएबल मतलब वो इक्वेशन के अंदर k डाला हुआ है। रेडी? For each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। तीन कंडीशन में से एक कंडीशन दे दी है, कौन सी दी है आप सोचो और मुझे बताओ। क्या बोला है? लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो ध्यान से। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? टू इक्वल रूट्स होते कब है? जब डी की कंडीशन कौन सी होती है? पहली, दूसरी या तीसरी? बताओ बताओ बताओ। आगे जो पढ़ा है एक बार थोड़ा जोर डालो अपने माइंड पे कि क्या पूछ रहा हूं मैं। सर सेकंड वाली कंडीशन होगी d इज इक्वल टू 0, क्योंकि पहले वाले में तो दो इक्वल रूट्स मिलते, सॉरी डिफरेंट रूट्स मिलते, लास्ट वाले में तो मिलते ही नहीं है जब लेस देन 0 होता है तब। तो बचा कुचा कौन? d इज इक्वल टू 0। इसलिए उसने बोल दिया है मुझे, क्या बोल दिया है? इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। लेकिन जब टू इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? टू इक्वल रूट्स होते हैं तब उसका मतलब हुआ कि वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि d 0 है। ये अपने आप नहीं समझना है, उसने बोल के दिया है, सिर्फ आपको याद रखना है तीनों कंडीशन में क्या होता है। मतलब उसने आगे क्या करते थे? ए बी सी लिखते थे, डी फाइंड करते थे, डी के ऊपर से डिसीजन लेते थे। आप ऐसा मत सोचो कि ये के आ गया तो ये नया सम हो गया। नहीं नहीं नहीं, पुरानी वाली बातें ही है, ओल्ड इज गोल्ड, कुछ नया नहीं करना है, डोंट वरी। सिर्फ एक चीज छोड़ दी है, एक चीज लगा दी है, अब बात खत्म। क्या छोड़ दिया है? अंदर के डाल दिया है, वो नया हुआ। एक चीज दे दी है क्या आपको कि उसने बोल दिया है। क्या बोल दिया है? उसके रूट्स है ना, रूट्स वो इक्वल है। मतलब मुझे पता है कि इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डी क्या होता है? 0। डी क्या होता है? 0। चलो अभी अभी ए लिखो 2 हो जाएगा, बी मेरा क्या हो जाएगा? के, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और मेरा सी क्या हो जाएगा? 3। तो अभी मैं क्या लिखूंगा यहां पे? where equations have two equal roots, where equations have two equal roots, where equations have two equal roots, we know that d is equal to 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल रूट्स होते हैं उसका मतलब कि d 0 हो गया है। d 0 हो गया है मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या किया? कुछ नहीं किया, d की जगह फॉर्मूला पुट किया। आइए आगे डालो उसमें b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में abc डालो। ये हो जाएगा k² माइनस 4, a मतलब क्या? 2, और c मतलब क्या? 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे हो जाएगा k², 4 2 जा 8 3 जा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 24 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा k² इज इक्वल टू 24। के स्क्वायर रूट निकलेगा, 24 के पहन लाएगा टोपी, वो उसके ऊपर हो जाएगी टोपी, है ना। जब वो टोपी में से बाहर निकलेगा तो इसके रूट्स क्या निकलेंगे? ये टूटेगा, क्या टूटेगा? 6 4 जा, ये 4 उठ के हो जाएगा बाहर, 6 तो आएगा नहीं। दैट मीन्स k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 3। प्लस और माइनस इसलिए डाला मैंने क्योंकि k कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है k कुछ भी हो सकता है। यहां पे साइन प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है।
ये थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स है कि जब दो कंडीशंस होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब ऐसा बोल दो कि भाई हाँ चलो ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये चीज है, ये स्पीड है, ये वेट है, ये कोई नंबर है, अरे कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, इसलिए मुझे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगाना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ क्या नया आया? आप ऐसा सोच रहे हो कि नई मेथड सीखे? अरे नहीं, पुराने वाला ही है भाई। सिर्फ उसने क्या कर दिया कि अंदर डाल दिया और बोल दिया अब उसको सॉल्व करो। काम वही है, ए बी सी लिखो, डी का फॉर्मूला डालो, वैल्यू पुट करो, बात खत्म करो। क्लियर? चलिए चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 है प्लस 6 है। दिखने में कुछ ऑकवर्ड है, दिखने में कुछ ऑकवर्ड है, लग रहा है ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो कुछ करना नहीं है, ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है, ऑटोमेटिकली पता चलेगा, रास्ता खुल जाएगा अपना। क्या 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 कि ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लो अभी हो गया नॉर्मल, सिर्फ कुछ किया नहीं, अंदर मल्टीप्लाई किया। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आगे वाला 1 था, ये 2 है। काम वही करना है, काम वही करना है, सेम प्रोसेस, कोई चीज नहीं है। चलिए अभी बताओ क्या करेंगे इसके ऊपर से? एबीसी लिखेंगे। ए क्या हो जाएगा के, बी क्या हो जाएगा -2k और सी क्या हो जाएगा 6। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। तो कोएफिशिएंट को राउंड करता हूं, अगर समझ में नहीं आए तो ये पहला ए हो गया, ये इसके साइन के साथ लेना है पूरा। x का कोएफिशिएंट हो गया -2k और c मेरा हो गया 6। चलो अभी उसने बोला है, क्या बोला है? d0। ये सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख देना अपने आप, ये वाला वेयर इक्वेशंस हैव द टू इक्वल रूट्स, वी नो दैट। जब इक्वेशन को दो इक्वल रूट्स होते तो हमें पता है कि d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो मैं नहीं लिखता हूं, बराबर है। चलो d इज इक्वल टू 0 आप इसके ऊपर लिख देना। चलो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट? चलो b की जगह हो जाएगा -2k का स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएगा मेरा k और c हो जाएगा मेरा 6 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में से k कॉमन निकल जाएगा और 4 भी कॉमन निकलेगा, है ना? 4 भी कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 4k माइनस 6 4 24k इज इक्वल टू 0। 4 के नीचे जाएगा, हो जाएगा 0। आंसर विल बी k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना? k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2, सॉरी k इज इक्वल टू 6। लो खत्म। ये देख के है ना, ऐसा समझ में, ऐसा नहीं क्लियर करना है कि हाँ ये ब्रैकेट कहां से आया। भाई इक्वेशंस आपको कैसे दे सकते हैं यार, ऐसा जरूरी नहीं फ्रैक्शन में दे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे, डेसिमल में दे, कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दो, बात खत्म करो। चलिए ओके, जाए आगे। क्या है अभी? वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है। अभी देखो एक चीज मैं आपको बता दूं ध्यान से, तो सबसे पहले वो बात सुनना मेरी। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में पॉसिबिलिटीज है। जैसे मैंने फैक्टराइजेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम सिखाए, वो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या था, नॉर्मली सॉल्यूशन तो मिलता ही था, लेकिन ये 3 वर्ड प्रॉब्लम है ना, 3 4 5, देखो उसमें स्टार्टिंग ही कहां से हुआ है। देखो it is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice of its breadth and the area is 800 meters square, so finds its length and breadth। लेकिन स्टार्टिंग देखो, क्वेश्चन आप नया नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको परेशान नहीं होने दूंगा, वो आपको भी पता है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स कट टू कट में आपको तोड़ के समझाता हूं, है ना। इफ इट इज पॉसिबिलिटी आया, पॉसिबल आया,
इन द गिवन फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल। ओ वाह, नई चीज आई ना। पॉसिबिलिटीज मतलब क्या, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको डिसाइड कैसे किया जाए सबसे पहले वो समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा, स्टार्टिंग देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब आप कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ रहे हो सर, डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। ओके डन। तो ऐसा क्यों पूछा है वर्ड प्रॉब्लम में कि इफ इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है। तो हमें समझने का क्या, आपको कुछ नहीं समझना है, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है। अभी आपको डिसीजन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, डी डी डी, तीनों में डी सेम ऑप्शन, डी ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। इफ इज इट पॉसिबल वर्ड इसलिए उसने यूज किया है, मैं आपको बताता हूं कि समझ लो कि आपने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन में आपने डी फाइंड किया, क्योंकि डी के बगैर तो आप बढ़ोगे ही नहीं आगे, क्योंकि डी आपके लिए मैन है, डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से तो डिसाइड होगा कि कौन सी कंडीशन होगी या कौन सी नहीं होगी। यस डन। चलिए एक स्टेप आगे, अगर डी लेस देन 0 आया, अगर डी नेगेटिव आया, तो आप रूट्स कहां से फाइंड करो। है ये पॉसिबल, ये कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना। तो बस इसीलिए उसने वर्ड यूज किया है कि इफ इज इट दैट द पॉसिबल, क्या ये हो सकता है। तो एक 3 में से एक कंडीशन हमारे लिए वो है कि जहां पे मुझे रूट्स नहीं मिल सकते, और वो कौन सी है, वो कौन सा है, वो है डी लेस देन 0। तो बस जब लास्ट वाला आए तो काम नहीं करना है, पहले और दूसरी कंडीशन आए तो काम करना है। सेम चीज वर्ड प्रॉब्लम्स पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, इक्वेशन बनाना आपको पता है, इक्वेशन बनाना है, उसके जैसा ही सेम इक्वेशन बना के क्या फाइंड किया आपने, डी फाइंड किया, और डी फाइंड करने के बाद आप डिसीजन लोगे कि कौन सी कंडीशन है। इसलिए उसने वर्ड यूज किया है कि इज इट पॉसिबल। ओके कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। चलो आगे जाए, सॉल्व करना शुरू करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज, क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव मतलब मैंगो के अंदर जो मतलब क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसके जैसा, मतलब समझो, क्या ये पॉसिबल है, बना सकते हैं, देखते हैं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। उसकी लेंथ है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझना, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, लेंथ है वो दुगनी है, किसे, ब्रेथ से। तो आपको पता है किसको एज्यूम करेंगे, ब्रेथ को, है ना, क्योंकि लेंथ डबल है। whose length is twice of its breadth. Let's suppose breadth of given, क्या यूज वर्ड यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, रेक्टेंगल लिख देते हैं, चलो, इज इक्वल टू x, और उसकी लेंथ हो जाएगी सर 2x। यस डन, उसने ही बोला है। चलो आगे क्या बोला है, एरिया भी दे दिया है, चलो एरिया भी लिख दे कि एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। चलो ये भी गिवन है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाए। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, एरिया गिवन है, तो क्या ये लेंथ और ब्रेथ मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी। यहां पे मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको कि ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, ये मेरा रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, ये हो गया मेरा 800, L इंटू बी दैट मीन्स x इंटू 2x, दैट मीन्स 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 नीचे चला जाएगा, 800 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, कटेशन करो तो 400 हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x स्क्वायर रूट में जाएगा पैना, उसको टोपी, 400 टोपी में से बाहर निकलेंगे,
हो जाएगा 20, यहां पे माइनस नहीं हो सकता तो प्लस और माइनस मत लिखना। क्यों? क्यों? लेंथ है, ब्रेथ है, पॉजिटिव ही होगी। पीछे लगा देता हूं मैं मीटर, है ना, इसके भी पीछे लगा देता हूं मीटर, x मीटर 2x मीटर। आगे, और लेंथ और ब्रेथ फैक्टराइज हो गया था, डायरेक्ट कर दिया, पॉसिबल हो गया। लेकिन कई कंडीशन में ऐसा भी होगा कि फैक्टराइज नहीं होगा तो नहीं हो सकता है, तो आप डी की हेल्प लेना, क्योंकि डी आपको रास्ते खोल के देगा, फैक्टराइजेशन आपको रास्ते खोल के नहीं देगा। क्यों? डी फैक्टराइजेशन में आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, नहीं होगा, तो आप डी करो, डी। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी इज इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 होगा, समझ लो कि डी लेस देन 0 हुआ तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, तो हो गई नहीं। तो आप फैक्टराइजेशन में अपना माइंड यूज कर रहे हो, फैक्टराइजेशन पे आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं ना। क्यों? इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसके फैक्टर ही नहीं निकलते, उसके रूट्स ही नहीं निकलते। इसीलिए डी पे ध्यान देना, डी का यूज करना। फिर आप बोलोगे सर आपने यहां पे फैक्टराइजेशन क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा आंसर डायरेक्ट यहां पे हो गया था। देखो आप 800 2x स्क्वायर तो डायरेक्ट 400 हो गया। इसको आप डी की हेल्प से यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर यही आएगा। क्लियर? डन? चलिए आगे जाते हैं। अभी फाइंड लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी मेरी 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 20 हो जाएगा 40। एंड ब्रेथ, ब्रेथ है मेरी x, दैट मीन्स हो जाएगी 20। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 800। फिर आप ऐसा सोचोगे सर ये 20 और ये 40 इसमें डाल दो तो ऑटोमेटिकली 20 इंटू 40 रेक्टेंगुलर बन गया। हाँ बन गया। नहीं बनेगा तब आपको पता चलेगा, ऐसी भी कंडीशंस होगी कि वो इफ पॉसिबल का मतलब आपको पता चलेगा कि इफ पॉसिबल ऐसा क्यों लिखा है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, चलो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी, एज वाले सम में बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि ऑलवेज प्रेजेंट एज ही एज्यूम करनी है, पहले से आपके माइंड में सेट किया है। चलो, द सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, मतलब दो फ्रेंड के एज का सम 20 है ना। तो एक की x तो दूसरी की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, y नहीं लेना है। प्लस वाला जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना अगले वाले वीडियो में कि दो नंबर को प्लस करो तो 27 बनता है, वैसे सिंपल दो फ्रेंड की एज को प्लस करो तो 20 बनता है। तो वो नंबर के जैसा ही है, वहां पे फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड है, वहां पे नंबर थे। ये समझाया था ना ऐसे 27 वाला कि एक x है तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स नंबर वाला। तो सेम एक की एज कितनी है, सॉरी दोनों के मिला के कितनी है 27। एक को अगर x लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दूं 20 माइनस एक्स, है ना। डन। चलो तो उतने तक पहले समझते हैं। लेट्स सपोज present age of one friend is equal to x year and present age of second friend is equal to 20 minus y year। ओके सर, अभी इक्वेशन अभी के ऊपर से बन नहीं रहा है, देखो मैंने यहां तक काम किया। इक्वेशन ध्यान से देखो, इक्वेशन ध्यान से देखो। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले के ऊपर से मेरा इक्वेशन बन रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। कितने साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले, तो पहले दोनों को 4 साल पहले ले जाओ। चलो तो लिखो 4 ईयर एगो, है ना।
एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू, इसमें से 4 माइनस करो, हो जाएगा x माइनस 4 ईयर, एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स ईयर। समझ में आया कि नहीं आया? रिलेशन मुझे अभी के ऊपर से नहीं बनाना है, रिलेशन मुझे बनाना है 4 साल के पहले के ऊपर से, क्योंकि देखो क्या लिखा है, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर एज इज 48। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि 4 साल पहले वो दोनों फ्रेंड, उसकी एज, उसका मल्टीप्लाई 48 है। चलो नेक्स्ट 4 year ago the product of their age was 48। चलो अभी बनाओ इक्वेशन। तो मैं करूंगा एक साइड x माइनस 4, एक बाजू होगा x 16 माइनस एक्स, ये पहला फ्रेंड, ये दूसरा फ्रेंड, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 48। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? डन। रिलेशन किसके ऊपर से बना है? 2 फ्रेंड के ऊपर से, लेकिन प्रेजेंट एज के ऊपर से नहीं, 4 साल पहले के ऊपर से। करो मल्टीप्लाई बेसिक फॉर्म में लाने के लिए। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। चलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 16 और 4 का प्लस 20x हो गया, दोनों प्लस में थे। माइनस 64 और 48 को करो 50 60 14 और 2, सॉरी माइनस माइनस है ना, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 20x माइनस 8 और 4 12 2 कैरी 1 112 माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अभी चलो माइनस कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? कुछ नया नहीं किया, ये माइनस कॉमन निकाला, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहे। माइनस को नीचे ले जाता हूं, 0 हो जाएगा, और नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अभी सुनो ध्यान से कि इफ पॉसिबल जो चीज है वो क्या कहना चाह रही है भाई। करो फैक्टराइज, 112 को स्प्लिट करोगे तो 20 आएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन। करो तो सही, ट्राई तो करो, होगा कि नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो सही। वन वन टू होगा ही नहीं, कोई भी कंडीशन देखो आप 16 के टेबल में। इसीलिए जब ऐसे क्रिटिकल्स, और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी फैक्टराइजेशन सम या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब आपको फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेंट में कोई चेंजेस है तो ये चेंजेस यही है कि जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, बराबर, चाहे फैक्टराइजेशन से करो डिस्क्रिमिनेंट से करो, अगर फैक्टराइज करते हो 2 डिजिट नहीं मिल रहे तो ज्यादा माइंड मत दौड़ाओ, उसको डी में ले जाओ। जब फैक्टराइजेशन नहीं होता है तब मेथड इज इंपॉर्टेंट है, कौन सी मेथड से बोला है, लेकिन फैक्टराइजेशन से बोला है, फैक्टराइजेशन आप कर रहे हो 2 डिजिट नहीं मिल रहे तो आप डी की हेल्प ले लो रफ पेज में, उसको सॉल्व कर दो, आपको फैक्टर मिलेंगे, आपको 2 डिजिट भी मिल जाएंगे। अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो, बाकी नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? फिर आपको जो पॉसिबिलिटी बताते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है और आपको बोलते हैं
क्या ये सॉल्व होगा? क्या उसके फैक्टर निकलेंगे? क्या उसके रूट्स निकलेंगे? क्या उसके सॉल्यूशन मिलेंगे? तो ऐसे ही फैक्टराइज करने मत लगो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने मत लगो। डी को बनाओ अपना सिंपल सी बात है, डी को यूज करो पहले, डी को अपना हथियार बनाओ, डी को रिवॉल्वर की तरह यूज करो। डी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे देगा और इसके भी आंसर देगा। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? तो देखो अभी मैं डी की एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, देखना ध्यान से। चल, जो मैंने बोला वो ध्यान से एक बार सुनना और उसको इंप्लीमेंट करना, वरना एग्जाम में परेशान हो जाओगे आप लोग। क्योंकि जो मैंने चीज अभी आपसे डिक्लेयर की, उसको शेयर किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो जो 3-4 मिनट वो जो मैंने आपको समझाया है ना, फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन दोनों में डिस्क्रिमिनेंट में, तो ध्यान रखना, वरना आप कुछ भी कर लोगे ना, ये चीज आप याद नहीं रखोगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं, आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेंगे, वो बात अलग है। चलिए, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा -20 और सी हो जाएगा 112, है ना। चलो डी की हेल्प लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac -20 का स्क्वायर -4a मतलब 1, सी हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। देखो 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 नेगेटिव आया, देखो नेगेटिव आया ना नेगेटिव। अभी आप समझो कि ये वाले में अगर आप फैक्टराइज करने जाते तो आपकी हालत क्या होती। इसीलिए जब इफ पॉसिबल ऐसा बोला है या नहीं भी बोला है, तब एक बार डी की हेल्प ले लो, आपका काम इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। अभी इसको आप सोच रहे हो कि यार तोड़ो तोड़ो, आगे वाले को तो मैंने तोड़ दिया ना, ये वाले को तो तोड़ दिया मैंने, बहुत अच्छे से कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट मुझे दिख रहा था कि सर हो जाएगा यार। 400 800 डिवाइड बाय 2 400, स्क्वायर रूट निकालो डायरेक्ट मिलेगा, उसमें मुझे डी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं माइंड में भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। जहां पे नहीं होगा, जैसे कि ये वाली कंडीशन आप और मैं नहीं सोच सकते थे, तो मैंने डी की हेल्प ले ली। तो जब फैक्टराइज ना हो, 2 टर्म ना मिले, 2 डिजिट ना मिले, तब टाइम वेस्ट मत करो, डी का यूज कर दो। डी आपको रास्ता दिखाएगा तुरंत कि भाई नहीं मिल रहे, अपना टाइम वेस्ट मत कर, उसको छोड़ दे, हो गया ही नहीं हुआ ना। क्या हुआ यहां पे देखो, -48 आया, तो पॉसिबल ही नहीं है। जो 2 एज वो बोल रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई डी लेस देन 0। Therefore, given equation has no real roots, exit, खत्म, एग्जिट ही नहीं करेगा। चलिए लास्ट, if is it possible to design a rectangular park of a perimeter 80 meter and area 400 meter square? क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना अगर उसका पेरीमीटर क्या है 80 मीटर, मतलब पेरीमीटर दे दिया है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर का फॉर्मूला, और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, उसका एरिया भी दे दिया है, दैट मींस लेंथ इनटू ब्रेथ, area of rectangle, you know about that, so find its length and breadth। चलो इसको भी देख लेते हैं भाई, तू कौन से खेत की मूली है, आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। let's suppose length of rectangular park is equal to x मीटर। ब्रेथ को y नहीं लेना है, ब्रेथ को y नहीं लेना है, 2 वेरिएबल नहीं करने हैं। चलो तो क्या करेंगे,
कोई बात नहीं, ये दिया है ना, पेरीमीटर अपना रास्ता दिखाएगा, एरिया भी दिखा सकता है दोनों में। देखो चलो पेरीमीटर क्या आएगा, क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। मुझे ब्रेथ कौन सा, लेंथ तो मेरी एक्स के फॉर्म में आ गई जो मैंने एक्स एज्यूम की, सर मुझे ब्रेथ भी एक्स के फॉर्म में ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल नहीं चाहिए, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, पेरीमीटर क्या है मेरा, 80 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ मैंने क्या एज्यूम की, एक्स, लिखी वैसे की वैसी। ब्रेथ को कुछ नहीं करता हूं, ब्रेथ में वैसे की वैसे ही लिखता हूं। ओके चलो 2 नीचे जाएगा, हो जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस ब्रेथ। एक्स उस साइड जाएगा, हो जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू ब्रेथ। तो ब्रेथ को आगे लिख दूं तो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स मीटर। ओ हो, जादू किया मैंने, जादू किया, कुछ नया किया जो आपको समझ में नहीं आया। ऐसा तो नहीं किया ना मैंने, कुछ भी नहीं किया। मुझे वो पता है कि मुझे दूसरा वेरिएबल नहीं लेना है, वो तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। एक मैंने लेंथ को एक्स ले लिया तो ब्रेथ को वाई कैसे ले सकता हूं मैं? तो मैंने ब्रेथ को एक्स में कन्वर्ट करने के लिए किसकी हेल्प ली? जो ऑलरेडी मुझे दिया है पेरीमीटर, उसकी ही हेल्प ली ना। एरिया की भी हेल्प ले सकते हो, कोई बड़ी बात है, एरिया से भी कर सकते हो आप। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यू नो अबाउट दैट। पेरीमीटर की जगह मैंने 80 पुट किया, 2 लेंथ क्या हो गई x, जो मैंने एज्यूम की थी। ब्रेथ को मैंने कुछ नहीं किया, ब्रेथ को मैंने वैसे का वैसा लिखा है ना। फिर 2 नीचे गया, कैलकुलेशन किया तो मुझे ब्रेथ मिल गई। तो मेरी लेंथ हो गई x और ब्रेथ हो गई मेरी 40 माइनस एक्स। ओके ओके ओके, चलो अभी इक्वेशन तो किसके ऊपर से बनेगा आपको भी पता है। अभी एक ही बंदा बाकी रहा है, वो है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा है 400 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मींस लेंथ x, ब्रेथ हो जाएगी 40 माइनस एक्स। देखो इक्वेशन बन रहा है 400 इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। चलो उस साइड ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अटक गया मैं। अब आप सोचो, फैक्टराइजेशन करूं या डिस्क्रिमिनेंट करूं? कौन सी मेथड, डी यूज करूं या डायरेक्ट हो जाएगा? थोड़ा तो सोचो। चलो मैं साइड में चला गया, लो अभी बोलो, अभी बोलो, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा वैसे तो 20 इंटू 20 हो जाएगा, 20 इंटू 20 400। लेकिन ये कंडीशन में अगर आप डी करोगे तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा ना। उसने कहा मेथड ऐसी मेंशन की है कि आप डी की हेल्प से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से यूज करो। उसने बोला है फैक्टराइजेशन भी करो, नहीं करो। ऑकवर्ड इक्वेशन आए जब उसका फैक्टराइजेशन इजीली ना हो, तब फैक्टराइजेशन में टाइम वेस्ट मत करो, वो मैंने समझाया आपको। यहां पे डायरेक्टली मुझे फैक्टराइजेशन से पता चल जाता है। देखो अगर चलो नहीं भी पता चला तो आप उसमें डी यूज कर लो, कौन सी बड़ी बात है। गलत मत करना, चाहे डी करो चाहे फैक्टराइजेशन करो, आंसर तो सेम ही आने वाले। आंसर गलत मत लाना, बस मेरे कहने का मतलब वो है। आप गलत करोगे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो फैक्टराइजेशन में कर देता हूं, आपको डी करना है आप डी भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, डोंट वरी। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन निकालो, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 20 माइनस 20 कॉमन निकलेगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 x माइनस 20, देखो दोनों x सेम आए, इसलिए यहां से मुझे वो पता चलेगा अगर 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 मैं उसका डी फाइंड करता अगर मैं उसका डी फाइंड करता तो डी मुझे क्या मिलता? बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, डी क्या मिलता?
x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सोचना, हाँ सोचना। x 20 मिला, अरे सर यहां पे भी x 20 मिला, दोनों x सेम मिले, मतलब टू इक्वल एंड रियल रूट्स वाली कंडीशन होती तो d मुझे मिलता क्या? 0। समझ में आया कि नहीं आया? d मेरा 0 हो जाता। अगर आप d की हेल्प से करते तो आंसर तो आपका यही आता, d इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20, है ना? तो क्या ये पॉसिबल है? यस, दैट कैन बी पॉसिबल। मुझे x मिल गया, पॉजिटिव मिला तो पॉसिबल है। लेंथ कितनी हो जाएगी? 20, और ब्रेथ मेरी हो जाएगी 40 माइनस x, तो वो भी हो जाएगी 20। बोथ आर दी सेम। लेंथ और ब्रेथ मेरे सेम ही होंगे। भले उसने ऐसा बोला है रेक्टेंगल है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ दोनों मेरे सेम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो कैसा रहा आज का लेक्चर? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि मैंने जो आपको पढ़ाया, जो आपको समझाया, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई चेंजेस है, कोई कंफ्यूजन है, कोई आप कुछ और चीज कुछ सॉल्व करते हो या एनसीईआरटी भी सॉल्व करते हो, समझ लो कि आप कोई एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हो, तो वो समझ में नहीं आए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, तो मुझे बताना या मुझे से फोटो शेयर कर देना। व्हाट्सएप नंबर मैंने लिंक में डाला हुआ है चैनल के पेज के ऊपर, आपको पता ही है, आप देख रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहे हैं, सर ये सॉल्व करवाओ, वो सॉल्व करवाओ। मैं सारी चीजें लेके आने वाला हूँ। पहले मैं एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए पहले एनसीईआरटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरा का पूरा उस पर हम डिपेंडेबल है, नहीं, लेकिन आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ओसवाल, बहुत सारी बुक्स ऐसी है कि जहां पे पीवाईक्यूज, असर्शंस एंड रीजन क्वेश्चन, कॉन्टेम्पररी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, और पीवाईक्यूज, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो मैं आपको कट टू कट डिट्टो ईच एंड एवरी चैप्टर के सॉल्व करवाने वाला, उसका आप टेंशन मत लो, है ना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इंपीरियल टॉपर्स को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। अगर बहुत अच्छा आपको लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट में मुझे बताना कि सर आपने ये वीडियो पढ़ाया, ये क्लियर करवाया, ये क्वेश्चंस क्लियर करवाए जो आपको पहले समझ में नहीं आते थे, यहाँ पे आप पढ़े तो आपको समझ में आए, तो अपने रिव्यूज मुझे शेयर करना प्लीज, है ना। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।